हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट दैट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस आपके पेपर GS2 में पूछा जाता है। देखो, गवर्नेंस जो है आज के टाइम पे भी जो भी अभी प्रेजेंटली प्रोटेस्ट्स वगैरह हुए, तो गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस जो है वो और ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है अभी के टाइम की अगर हम बात करें। बिकॉज अंडरस्टैंड करें एक बात, अभी एग्जामिनेशंस को लेके जो लीक हुए और उससे रिलेटेड अभी जो बिल पास हुआ, हम क्या देखते हैं कि सरकार जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेके आती है, बहुत सारा काम करती है, अफर्मेटिव एक्शंस लाती है। लेकिन अगर आपने उसको ढंग से इम्प्लीमेंट ही नहीं करा, आपने यही नहीं देखा कि आप जो ला रहे हैं, आप क्या ये जो सिटीजन है आप उनकी प्रॉब्लम सुन पा रहे हैं, क्या ग्रीवेंस रिड्रेसल अच्छा है, क्या आप खुद को अकाउंटेबल साबित कर पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन सही से है। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे रही हुई पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स रह जाएंगे कि जो सिर्फ कागजों पे लिखे हैं। उसका कोई इम्पैक्ट या फिर मैं बोलूंगी कि एक अच्छा इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे इन टर्म्स ऑफ चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गवर्नेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें तो हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिटीजनरी के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही। अभी जो पूरा प्रोटेस्ट वाला मामला था उसमें हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि वी कैन पुट गवर्नमेंट अकाउंटेबल, कि हम उनसे जवाबदेही मांग सके कि भाई अगर एग्जामिनेशन लीक हो रहे हैं, यहाँ पर आई वुड से किसी का रेजिग्नेशन से ज़्यादा किसी की अकाउंटेबिलिटी तय करना बड़ा ज़रूरी था। नहीं तो एग्जामिनेशन लीक होती जा रही हैं या फिर और ज़्यादा नुकसान, जैसे अभी सड़कों का हाल है, होता जा रहा है। लेकिन अगर सरकार को आप अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे तो फिर उसके बाद आप जो हैं फिर कैसी डेमोक्रेसी में हैं। तो एक तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फिर आप बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज दे रही है उसकी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी भी हमें सही करनी है ना, कि सारे तबके के, जो सोसाइटी के सारे तबके हैं, सारे सेक्शंस हैं, वो वल्नरेबल हो, वो जेंडर, कास्ट, कुछ भी हो, उनको सबको एक्सेसिबिलिटी हो, उसकी अफोर्डेबिलिटी हो, ग्रीवियंस रिड्रेसल अच्छा हो। जैसे अगर मुझे कोई सरकार से कोई प्रॉब्लम है या मुझे कुछ जानना है, उसके लिए RTI आया हुआ है, तो ग्रीवियंस रिड्रेसल अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पे सरकार मेरी बात सुने कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर किसी पब्लिक ऑफिस में मुझे ये प्रॉब्लम आई है ना। आजकल गवर्नमेंट जो है वो बड़ा फेमस ये बोलती है, इट इज नॉट आवर बिजनेस टू बी इन बिजनेस। हम बोलते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हम बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है कि प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ पीपल, ह्यूमन बींग्स, और गवर्नमेंट की हर जगह इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी। हम इसको ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भी जोड़ देते हैं आगे जाके, कि धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जो है अपना प्रेजेंस घटाती जा रही है। आजकल तो ई गवर्नेंस, जो डिजिटल वाली चीजें हैं, वो भी ज्यादा आ गई है ना। जैसे आपका डिजी लॉकर है, फिर उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप के बारे में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था। ये जितने भी टाइप के, जितने भी प्रकार के डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस को लेके बात हो रही है, तो सरकार कह रही है कि हम डिजिटल चीजें लेके आएंगे। जैसे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ई गवर्नेंस। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का या मिडिल मैन्स का आई वुड से प्रेजेंस हर जगह कम होता जाएगा। डिजिटली क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी, स्पीड, अफोर्डेबिलिटी, गोस्ट बेनिफिशियरीज का जो एलिमिनेशन है वो बड़ा आसान है। लेकिन ई गवर्नेंस अपना एक और इशू लेके आता है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट या प्राइवेसी इश्यूज। वो अलग बात है, उस पर हम बात करेंगे। तो सरकार क्या कहती है कि हम जो है अपना प्रेजेंस कम करते जाएंगे और ईज बढ़ाते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के जमाने में आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, पानी का बिल भरने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए लाइनों में खड़े होते थे 2-2 घंटे, ताकि वो बिल भर के आ सके। आज आपकी मेरी जनरेशन जो है, या हमारे आगे जो बच्चों की जनरेशन है, वो नहीं कर सकती है ना। वो हमने UPI से आप अपना, आपका बैंक अकाउंट आपका उससे कनेक्टेड है, साथ ही साथ आप जो है अपना DTH का, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आराम से भर सकते हैं। ये क्या है, धीरे धीरे जो है आपको ईजीनेस होती जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहां पर अभी भी वही वाली चीजें कंटिन्यू हो रही है, जिसको सरकार है कोशिश करने को कर रही है। चलें अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले गवर्नेंस, अच्छा एक और चीज, जब गवर्नेंस GS2 में आता है ना, तो वो सोशल जस्टिस के साथ थोड़ा सा अमेलगमेट होकर आता है। GS2 में सोशल जस्टिस है, GS1 में सोसाइटी है, डोंट फॉरगेट दैट। सोशल जस्टिस में सरकार क्या करती है, वेलफेयर स्कीम, अफर्मेटिव एक्शंस, इनिशिएटिव्स लेके आती है। तो कभी कभार उन इनिशिएटिव्स में, उन रूल्स लॉज में, कुछ स्कीम्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जो द हिंदू में आप कभी कभार पढ़ते हैं कि इतना फंड एलोकेट हुआ लेकिन प्रॉपरली उस फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। जैसे बहुत सारी स्कीम्स में वर्ल्ड बैंक जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन उतना पैसा जो एलोकेट हुआ होता है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुआ होता। तो ये वाली चीजें आती है, तो वैसे वाले सवाल भी आ सकते हैं। अब
पूरा फंड क्यों यूटिलाइज नहीं हुआ, ये भी एक गवर्नेंस का ही इशू है। तो आपको याद रखना है गवर्नेंस जो है वो हल्का हल्का, गवर्नेंस का अपना सिलेबस तो है ही है, सोशल जस्टिस के साथ अमेलगमेट होके भी आता है। तो अभी देखो 2025 का पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस गवर्नेंस के यू विल सी आर क्वाइट लेंथी, थोड़े बड़े हैं, तो एक एक शब्द बड़ा ध्यान से पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चन का कोई पार्ट एड्रेस करने से चूके नहीं। आपको क्वेश्चन का हर पार्ट अच्छे से एड्रेस करना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। चले अभी गवर्नेंस का 2025 का ये सवाल देखो, इन कंटेम्पररी डेवलपमेंट मॉडल्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन डिफीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। कह रहे आज के जमाने में, ध्यान से ब्रेक कर करके पढ़ो, इन कंटेम्पररी डेवलपमेंट, आज के जो डेवलपमेंट मॉडल्स हैं वहां पर जहां से डिसीजन लिया जाता है और जहां से प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं, जैसे रूट प्रॉब्लम्स है, ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं और वहां के जो डिसीजंस हैं, उसका जो सोर्स है ना वो बहुत दूर है, वो वहीं पर नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो ही डिफीट हो जाता है। क्रिटिकली इवैल्यूएट, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे नीति आयोग के एसडीजी दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2023 ने रिवील किया था कि हमारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंटरस्टेट डिस्पैरिटी है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी मतलब हमारे यहाँ पर जो रीजनल डेवलपमेंट है वो बराबर नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स कुछ ज्यादा ही डेवलप्ड है, या फिर अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं लिटरेसी की, तो केरला की लिटरेसी आपको पता है बिहार की उससे कंपेयर करोगे तो कंपैरेटिवली आपको काफी कम मिलेगी। तो अगर आप हेल्थ की बात कर लें, लिटरेसी की बात कर लें, ह्यूमन जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी बात कर लें, तो आपको हर जगह डिस्पैरिटी दिखेगी। वही एसडीजी इंडेक्स ने बोला था, हाईलाइटिंग हाउ सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट मॉडल्स ऑफन फेल टू एड्रेस लोकल रियलिटीज एंड नीड्स। ये शो करता है इंटरस्टेट डिस्पैरिटी क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है इस नीति आयोग के इंडेक्स में कि जो सेंट्रल लेवल से पॉलिसीज बनकर आती हैं, डेवलपमेंटल पॉलिसीज, वो जब तक ग्राउंड लेवल पर लोकल अंडरस्टैंडिंग उन पॉलिसीज को बनाते हुए है ही नहीं। हर जगह पर कोई एक प्रॉब्लम अगर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उसके कारण अलग अलग हैं, वहां पर लोगों का माइंडसेट सबका अलग अलग है और उसके लिए सोल्यूशन भी अलग अलग होना चाहिए। तो बेसिकली आप जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, उस जगह की स्पेशल नीड है या स्पेशल रिक्वायरमेंट है, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो उससे डेवलपमेंट का पर्पस ही फेल हो जाता है। जब आप सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉलिसी दिल्ली से बन के आ रही है, आप ये कैसे सोच रहे हैं कि वो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश हर जगह आप उसको अप्लाई करेंगे तो इक्वल मतलब डेवलपमेंट या फायदा होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने वहां की लोकल रियलिटीज एड्रेस ही नहीं करी। हर जगह का, हमारे देश में तो कल्चर का, सभ्यता का भी इतना प्रॉब्लम है, तो ये वाली चीज तो आपने जब तक लोकल रियलिटी और नीड्स, जब भी कहते हैं ना कि ग्राउंड लेवल की अगर बात आप नहीं समझ रहे, ग्राउंड लेवल की रियलिटी सच्चाई नहीं जान रहे, तो अगर आप दिल्ली में एसीड ऑफिस में बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं, वो उसका पर्पस ही फेल है वहां पर। आगे देखें, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम सा ड्रॉ किया है। देखो, जब सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे अगर हम मान लें दिल्ली से बैठ के लोकल लेवल तक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट सबको तक उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, जब टॉप डाउन अप्रोच होती है या ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, तो डिसीजन जब होते हैं उसके बीच में इंफॉर्मेशन गैप होता है। सोचो प्राइम मिनिस्टर वाले पीएमओ से आपकी पॉलिसीज बन के आ रही है कैबिनेट से, वो आपके एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो लग रही है, तो इंफॉर्मेशन गैप होता है। लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो, अब तुम बोलोगे कि उल्टा कैसे होगा, यहाँ पे होता है स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जिन भी लोगों के लिए पॉलिसी बन रही है, द कंसर्न्ड पीपल फॉर हुम द पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स आर मेड, नीड टू बी, उनको टेबल पर लाओ, उनसे बात करो, उनकी लोकल नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, उनकी जानो कि क्या प्रॉब्लम है, उनकी समझ क्या काम करती है, वहां के लोगों की मेंटालिटी क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप वुमेन इश्यूज पे भी बात करें या वुमेन के हेल्थ इश्यूज पे भी बात करें, जैसे हम हमेशा आजकल अगर वुमेन हेल्थ की बात होती है, हम हमेशा मेंस्ट्रुअल हाइजीन और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहती है सरकार। ऑन दी अदर हैंड एनीमिया वगैरह को लेकर भी अब जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन मेजरली हम दो इन चीज़ों पे ही रहते हैं। तो आप अगर समझ रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके एक ही आपका माइंडसेट है हर स्टेट में, ऐसा नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके हर स्टेट में हर जगह अलग अलग सोच है, अलग अलग टैबूज है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। कहीं पर जो है क्लीन अवेलेबिलिटी वॉशरूम्स की नहीं है, कहीं पर पीरियड पॉवर्टी का इशू, कहीं पर उसके साथ टैबू अटैच्ड है कि नहीं आप तो इम्प्योर हैं। तो अगर आपको ये करना है तो आपको स्टेक होल्डर अप्रोच
अप्रोच, आपको लोकल लेवल के लोग जिनके लिए आप पॉलिसीज बना रहे हो, जब आप पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी मेकर्स को उनको टेबल पे लाना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं डायलॉग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग, विच इज बीइंग सेड हियर, कि जब आप यहां से बॉटम अप अप्रोच डालते हैं तो फीडबैक और सपोर्ट, फीडबैक भी आता है आपको कि भाई तुमने पहले ये बनाया था, ये पॉलिसी बनाई थी, ये इसीलिए फेल हो गई यहां पर, या फिर इसीलिए नहीं चली, इसका इफेक्ट उतना नहीं दिखा। अब आगे देखो, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट क्लोज टू ग्राउंड या नॉट क्लोज टू सोर्स। ठीक है, अब हम पहला देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी डिजाइन, वही है मैंने बोला लिमिटेड इनपुट फ्रॉम द ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस। आप जो हैं ग्राउंड लेवल के इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडी हो गया, या फिर वहां के जो लोकल लोग हो गए, यूथ हो गया, एल्डरली हो गया, आप उनसे इनपुट ही नहीं लेते हैं पॉलिसी बनाने। आप बैठे हैं दिल्ली आराम से एसीड ऑफिस पे, बोलते हैं आर्म चेयर पॉलिसीज। अब यू आर सिटिंग ऑन योर चेयर, सिटिंग इन office in Delhi and you're thinking about Madhya Pradesh or Rajasthan, some small district, and you are feeling कि भाई हमने जो बनाया that is fine, without knowing the special needs, local requirements of that area and of that people. Example है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला, वो सिर्फ 80% टारगेट्स जो है वो कंप्लीट कर पाया। फिर है ब्यूरोक्रेटिक हायरार्कीज। अब हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का बड़ा, हम वैसे बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी जाएंगी, ब्यूरोक्रेसी हमेशा रहेगी क्योंकि उनका काम है ये करना। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में एक और बहुत बड़ा इनएफिशिएंट आई वुड से जो उसको बनाता है, इज दैट इज ऑफ हायरार्की। एक के ऊपर एक लेयर्स ऑफ ऑफिसर्स एंड पोस्ट्स हैं, जिसकी वजह से बहुत डिले होता है इंफॉर्मेशन पास होने में, इंफॉर्मेशन गैप भी होती है, इंप्लीमेंटेशन भी ढंग से नहीं हो पाती, रिस्पॉन्सेज बड़े लेट आते हैं, 4 दिन में तो वहां ऊपर तक पहुंचेगी बात, फिर वापस 4 दिन में रिप्लाई आएगा। तो ये वाली चीज। एग्जाम्पल, फंड रिलीज अगर जब जैसे नरेगा का होना है उसमें डिले देखा जाता है। Then there is one size fits all approach। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नेंस में, आपको बहुत जगह ये वाला पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा। जब भी आप जो है लोकल प्रैक्टिसेस को मद्देनजर नहीं रखते, वहां की लोकल रिक्वायरमेंट्स नहीं देखते, आप कैसी स्कीम बनाते हैं, वन साइज फिट्स ऑल। आप अगर हेल्थ के लिए सोच रहे हैं भाई आयुष्मान भारत बना के पूरे देश की हेल्थ प्रॉब्लम्स डील हो जाएंगी, वैसा नहीं होने वाला है। या फिर एक स्कीम, अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इंडिया आप सोचो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, वो लिंग्विस्टिक हो, वो कास्ट कलर पता नहीं क्या क्या इतना कुछ है, रिलीजन पे हो गया। तो जब आप डाइवर्सिटी अगर आप समझते हैं तो आप ये भी तो समझिए लोकल रिक्वायरमेंट्स कितनी ज्यादा जरूरी हैं। आप सोचते हैं मैं एक स्कीम बना दूं एक प्रॉब्लम के लिए और पूरे इंडिया पे उसको लगा दूं और वहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे भी है, यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत। इस चक्कर में इसकी इंप्लीमेंटेशन जो ओडिशा और झारखंड के ट्राइबल एरियाज हैं, अब ट्राइबल्स को आप आयुष्मान भारत समझाने निकले, कैसे पॉसिबल है जब तक आपको उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम्स ही नहीं पता। देन देर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये भी सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम, ये मैंने पहले भी बताया है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बताया है। मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, मल्टीपल डिपार्टमेंट, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो साइलॉस में काम करती हैं, कंपार्टमेंटलाइज होकर काम करती हैं, उनका सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन बड़ा ही खराब है। एग्जाम्पल स्मार्ट सिटीज मिशन है, उसके 60% प्रोजेक्ट्स जो हैं डिले हुए हैं ड्यू टू पुअर सिंक्रोनाइजेशन, आपस में बातचीत ही नहीं है, सिंक ही नहीं है। ठीक है, देन देयर इज वीक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उनके पास फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं है। अब आप देखो ये कैसी बात है, आप जो हैं डेमोक्रेसी पे बड़ा उछलते हैं, ये बात बोल के कि हमने तो ग्रास रूट लेवल पर इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, भी पंचायती राज बना रखा है, अर्बन लोकल बॉडी बना रखा है, लेकिन अगर आपने उनको फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं दे रखी, आपने उनको रोबोट बना रखा है, पपेट बना रखा है अपने हाथ का, तो फिर आपने वो फेल कर दिया उसका पर्पस। यहाँ पर यही बात हो रही है कि आपने बना रखे हैं इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल बना रखी हैं, लेकिन आप अभी भी सेंट्रलाइज पॉलिसी मेकिंग में बिलीव करते हैं, और अगर करते भी हैं तो भी आप स्टेक होल्डर्स को बुलाते नहीं हैं। तो जब तक ये चीज सॉल्व नहीं करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन वीक रहेगी, फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगा। एग्जाम्पल, सिर्फ 40% स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, डीपीसी जो आप अपना पॉलिटी में पढ़ते हैं, वो फंक्शनल है नीति आयोग के अकॉर्डिंग। तो अब हाल देख लो इसका। रेगुलेटरी कैप्चर, अब देखो बहुत बार नेक्सस बन जाता है ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट्स का। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज बहुत जगह वहां देखी जाती है जहां पर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स या फिर ऐसी स्कीम्स पास करी जाती है जहां पे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व किया गया है ना। तो कॉर्पोरेट बिजनेसमैन होते हैं और वो ब्यूरोक्रेसी को भी अपने साथ मिला के एक नेक्सस बना लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा रेगुलेटरी कैप्चर ही हो जाता है उस इनिशिएटिव का।
क्योंकि आप एक बात समझिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सरकार कोई भी आइडियोलॉजी की हो, कोई भी आइडियोलॉजी की हो, टू सम एक्सटेंट आई एम सेइंग, वो फिर भी वेलफेयर का सोचेगी। डजेंट मैटर वो लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, कौन से हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, डजेंट मैटर। टू सम एक्सटेंट एवरी गवर्नमेंट, आई एम सेइंग टू एवरी गवर्नमेंट, they might think about welfare, but when it comes to corporate and business, they will never think. For them, profit maximization is the only sole objective of their business. They might do corporate social responsibility because that is a work they need to do, but for them, profit maximization, and when profit maximization comes into picture, for them उनको affordability और accessibility से मतलब नहीं रहता। आपको एक चाय का कप 500 का मिले या फिर 50 रुपए का, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो जब भी, इसीलिए हम हमेशा, आप अभी जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट है उसको प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, ओनली फॉर दिस रीजन, बिकॉज पीपल हैव अ माइंडसेट, एंड टू सम एक्सटेंट दैट इज करेक्ट ऑल्सो, दैट इनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, ये वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे। और अगर आप कोर ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सेक्टर्स में प्राइवेट को घुसाओगे, एजुकेशन और हेल्थ जैसे में, जहां पर ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन, देश की नींव रखी जा रही है, और वहां पे कॉर्पोरेट हाउसेज इन्वॉल्व होंगे, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट का सोचेंगे, तो आप कैसे शिक्षा को डेमोक्रेटाइज करेंगे, कैसे आप हेल्थ को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाएंगे? इसी पर सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगला है कल्चरल डिस्कनेक्ट। कल्चरल डिस्कनेक्ट, वही लोकल रिक्वायरमेंट्स, मैंने बोला ना लोकल कल्चर, जैसे मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर टैबू और कल्चर का हर जगह अलग अलग है। इसकी वजह से कुछ स्कीम्स या कुछ इनिशिएटिव्स जो थोड़े से प्रोग्रेसिव इन थॉट होते हैं, उसका एक्सेप्टेंस रेट ही नहीं आता, लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप सोचो, सैनिटरी नैपकिन यूज करने चाहिए उसके लिए, या फिर वॉशरूम यूज करने चाहिए उसके लिए भी गवर्नमेंट को पूरे एजेंडा और वो अवेयरनेस वगैरह वाला पूरा प्रोग्राम चलाना पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है कि एक चीज से चल जाएगा, नहीं है। इस वजह से एक्सेप्टेंस रेट, अब देखो डिजिटल इंडिया का पेनिट्रेशन 87% अर्बन में और 31% रूरल में है। तो अभी आप, कल्चरल डिस्कनेक्ट है आपको। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, इसका उल्टा आर्ग्यूमेंट क्या है? देखो, अभी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज को लोकल गवर्नेंस और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के लिए एम्पावर कर रखा है। बिल्कुल सही बात है। सरकार का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम भी चल रहा है, जहां पर हम डेटा ड्रिवन लोकल गवर्नेंस कर रहे हैं, जहां पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, वही मैंने पहले भी समझाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर एन एस्पिरेंट, यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर, दीज आर दोज डिस्ट्रिक्ट्स विच आर एस्पायरिंग टू बिकम अ डेवलप्ड स्टेट और अ डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेटा ड्रिवन लोकल गवर्नेंस कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है ताकि लोकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं आप वो फुलफिल कर पाएं। देन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मिशन कर्मयोगी विच इज रिलेटेड टू यू पीपल ब्यूरोक्रेसी। ये कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है फील्ड लेवल ऑफिशियल्स की। जो ऑफिशियल्स फील्ड पर प्रेजेंट हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बड़ी जरूरी है। अगर उनको लोकल प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, वो सॉल्व कैसे करेंगे, लोगों की दिक्कतें सुनना, लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उनको सॉल्व कैसे करना है, ये चीज इसके अंदर सिखाई जा रही है। देन देयर इज PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। यहाँ पे 16 मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट किया गया है ऑन GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म। देन देयर इज कम्युनिटी लेड। सो नेक्स्ट इज कम्युनिटी लेड मॉडल्स, जहां पर आप जब कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं इनिशिएटिव्स और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हुए, तो और ज़्यादा बेटर जो है, बेटर तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है ग्रास रूट लेवल पर, विलेज लेवल पर। यहाँ पर एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन। आगे अगर अब हम वे फॉरवर्ड की बात करें, सबसे पहले है कैपेबिलिटी अप्रोच। आपको पता होगा अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच दी थी, जहां पर उन्होंने ये बोला था कि अगर सरकार को एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग करनी है तो उसको एजुकेशन और हेल्थ पर करनी चाहिए, ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए और कैपेबिलिटी बिल्डिंग हो पाए। देन देयर इज डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटरी बजटिंग। ये ब्राजील में एक आई वुड से बेस्ट प्रैक्टिस है, और सोशल जस्टिस। देयरफॉर अगर कंक्लूजन की बात करें, द पाथ फॉरवर्ड लाइज इन सब्सिडारिटी प्रिंसिपल। सब्सिडारिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि बेस्ट पॉसिबल तरीका गवर्नेंस करने का डेमोक्रेसी के अंदर ये है कि आप जो डिसीजंस हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, वो लोएस्ट पॉसिबल लोकल लेवल पे लें। जितना ग्रास रूट लेवल पर जाएंगे, जितना नीचे तबके से शुरू करेंगे, वही जो मैं बोल रही थी बॉटम अप अप्रोच, उतना ज्यादा बेटर गवर्नेंस होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का नेक्स्ट सवाल देखें।
Civil society organizations are often perceived as being anti-state actors than non-state actors. Do you agree? Justify. 10 marks a question. I would say a very good question because civil society के बारे में अभी जो recently examination leaks को जितने protest हुए हैं, वापस से अब protest खत्म होने के बाद civil society और NGOs पे बात चली है. ये गवर्नमेंट जब से पावर में है थोड़ा सा NGOs को लेके प्रॉब्लम हुई भी है, जैसे FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड की फॉरेन फंडिंग कहाँ से आ रही है, या फिर बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज किया गया सिविल सोसाइटी और एनजीओ को. अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि ये सिर्फ स्टूडेंट लेड मूवमेंट दिखाई दी. व्हाई इज इट सो दैट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज वर नॉट इंक्लूडेड या फिर वर नॉट इन्वॉल्वड एट दैट लेवल. तो ये पूछ रहा है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को एंटी स्टेट माना जाता है रादर देन नॉन स्टेट एक्टर्स. डू यू एग्री? जस्टिफाई. देखो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? नॉन स्टेट नॉन प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं. इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. ये बेसिकली क्या है? सिटीजन्स के जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है और एक्ट करती है एज एन इंटरमीडियरी सरकार के बीच में और लोगों के बीच में, जो उनकी आवाज उठाती है. इसीलिए तो मैं बोल रही हूं कि इस प्रोटेस्ट में ज्यादातर सोशल मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट में आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को और एनजीओस को अच्छा खासा इंटरमीडियरी आवाज बुलंद करते देखते हैं. लेकिन इस बार स्पेसिफिकली ऐसा हुआ जब अभी ये जो मूवमेंट हुई उसमें आपको कहीं इन्वॉल्व नहीं दिखी सीएसओ. अब अगर हम सीएसओ की बात करें कि हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को एंटी स्टेट एक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सिविल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ एक इंटरमीडियरी है लोगों और स्टेट के बीच में, कभी कभार वो जो गवर्नमेंट है स्टेट की बहुत सारी करप्शन, इनएफिशिएंसीज, उनकी जो वायलेशंस है उसे भी एक्सपोज कर देती है. तो इसी वजह से इन्हें एंटी स्टेट एक्टर भी बोल दिया जाता है. और जब ये एक्सपोज करते हैं सरकार को कि सरकार ने यहाँ पर करप्शन करी है, यहाँ पे पैसा खाया है, इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करा, यहाँ पर लोगों के अधिकारों का हनन किया है, वहां पर गवर्नमेंट उस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को हॉस्टाइल मानने लग जाती है कि ये हमारे अगेंस्ट है. और आजकल तो ट्रेंड भी है कि आप एंटी नेशनल का उसके ऊपर टैग लगा देते हो और इस चक्कर में स्क्रूटनाइज कर देते हो. बहुत अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ग्रीन पीस हो गया, बहुत बड़ी बड़ी इन्वायरमेंटल एनजीओज, ह्यूमन राइट जो एनजीओज हैं, सीएसओज हैं, उनको स्क्रूटनाइज किया गया ये बोलकर कि इनकी कनाडा से फंडिंग आ रही है, यहां से फंडिंग आ रही है, जिसकी वजह से एंटी नेशनल एलिमेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं. सो गवर्नमेंट व्हेन दे एक्सपोज गवर्नमेंट दे स्क्रूटनाइज देम बाय सेइंग कि ये तो हमसे ये हॉस्टाइल हो चुके हैं कंट्री के. सेकेंड है ऑपोजिशन टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स. वही बात है, सीएसओ जो है क्योंकि एक बैलेंसिंग फैक्टर की तरह भी काम करती है, लोगों के इंटरेस्ट को भी आगे रखती है. फॉर एग्जांपल अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर चिता प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर केन बेतवा जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट ये चल रहा है कि आप 21 गांव डूब सकते हैं और आपने बहुत कम पैसे में रिहैबिलिटेशन सही से नहीं करी. वहां पर अगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज सरकार की उस पॉलिसी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तभी भी वो जो है एंटी स्टेट एक्टर बन जाते हैं. एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन अपोज्ड सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट. देन देयर इज नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न. वही बात है, फंडिंग के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि ऑपोजिशन जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है जिनसे हमारी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वहां पर टेररिस्ट ग्रुप्स या फिर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, आई वुड से एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो कहीं फंडिंग तो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अपना प्रोपेगेंडा पुश हो रहा हो इस कंट्री में. 2014 में आईबी की रिपोर्ट ने क्लेम किया था कि फॉरेन फंडेड एनजीओ कॉस्ट 2 to 3% जीडीपी स्लो डाउन, 2 से 3% का जीडीपी स्लो डाउन देखा गया. देन देयर इज मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोटेस्ट. मैंने आपको बोला सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजिटेशंस को, मास मूवमेंट्स को लीड करती है, जो कि डायरेक्टली स्टेट को कन्फ्रंट करता है, स्टेट की अथॉरिटी को. एग्जांपल एंटी आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो अभी नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर वगैरह में देखने को मिला. एंटी आफ्सपा प्रोटेस्ट मणिपुर में, वो भी आपकी उसके अंदर भी सीएसओ इन्वॉल्व होती है. देन देयर इज फॉरेन फंडिंग सस्पिशन, वही एफसीआरए एक्शन अगेंस्ट ग्रीन पीस इंडिया, ये मैं आपको बता चुकी. देन देयर इज यूज ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यूज करते हैं ये लोग और सोशल मीडिया एक्टिविज्म करते हैं ताकि ये अवेयरनेस फैला सके, जिसको सरकार जो है एप्रीहेंसिव नजरों से देखती है, ऑब्स्ट्रक्शन मानती है. एग्जाम्पल सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस फाइल्ड पिटिशंस चैलेंजिंग सीएए एंड एनआरसी. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्टिविज्म, अभी भी तो यही आप देखते हैं जितनी भी मूवमेंट्स प्रोटेस्ट आती हैं, सोशल एक्टिविज्म या सोशल मीडिया एक्टिविज्म बहुत यूज किया जाता है. सीएसओज एज नॉन स्टेट एक्टर्स, उन्हें जस्टिफाई दोनों तरफ से आपको एक्सप्लेन करना है.
कॉम्प्लीमेंटिंग स्टेट एंड सर्विस डिलीवरी फिल्स गवर्नेंस गैप्स। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस गैप्स भी फिल करती है सर्विस डिलीवरी में, जहां पे स्टेट जो है शॉर्टफॉल होती है वहां पर ये मदद करते हैं। जैसे कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, ये लोग बहुत सारा मदद करते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, ये सब। देन देयर इज पॉलिसी एडवोकेसी, देन देयर इज MKSS इंस्पायर्ड द RTI एक्ट 2005। ये सिटीजंस को एम्पावर करते हैं, उन्हें पॉलिटिकल अवेयरनेस देते हैं, उनको बताते हैं कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होनी कितनी जरूरी है। अभी जब देश एजुकेशनल रिफॉर्म्स मांग रहा था वहां पर यही बात की गई कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस लेकर आओ, बोलो यूथ को कि अगर आपको सही में अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, देश को बदलना है, खुद भी आना पड़ेगा गवर्नेंस में। एग्जाम्पल है ADR डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड एनहांसेस इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। देन देयर इज ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सपोर्ट। अक्षय पात्रा फाउंडेशन है, उन्होंने 200 मिलियन मील्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी थी कोविड के टाइम पे। प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रमोट करती है, गोल्स ऑफ इक्विटी, जेंडर जस्टिस, सोशल इंक्लूजन। एग्जाम्पल है साक्षी रिसोर्स सेंटर, केरला। Therefore, NGOs are internal cogs in the wheel of good governance, ठीक है, and their role oscillates between cooperation and confrontation। तो इनका जो रोल है NGOs और CSOs का, ये ऑसिलेट करता रहता है पेंडुलम के बीच में, कभी सरकार के साथ कोऑपरेशन, जब उनको लगता है कि उनकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी शॉर्टफॉल पड़ रही है तो एजुकेशन में, हेल्थ में मदद कर देते हैं जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, और कभी कभार कॉन्फ्रंटेशन पे भी आ जाते हैं जब उनको लगता है कि सिटीजन्स के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, सरकार ढंग से नहीं सुन रही अब बात। तो गुड गवर्नेंस के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पिलर है CSO। नेक्स्ट देखो 2025 का ये सवाल, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड अ बैक एंड इंटीग्रेशन देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन एग्जामिन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ई गवर्नेंस को लेकर सवाल पूछा गया है कि जहां पर ये बोला गया है कि गवर्नेंस, जितने भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स है ना, उनका बिल्ट इन बायस है टेक्नोलॉजी की तरफ और बैक एंड इंटीग्रेशन है, रादर देन जो उनको यूज कर रहा है वैसी डिजाइन नहीं है। देखो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है ई गवर्नेंस को एज द यूज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब गवर्नमेंट एजेंसीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT यूज करती है और रिलेशंस बदलती है, ट्रांसफॉर्म करती है रिलेशन किसके साथ, सिटीजंस के साथ, बिजनेस के साथ और अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, सिटीजनरी के साथ और बिजनेस के साथ जब ICT को यूज करके गवर्नेंस करती है, दैट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स के कुछ एग्जांपल भी है, जैसे G2C है जहां पे गवर्नमेंट टू सिटीजन है, जैसे कि डिजी लॉकर हो गया, उमंग हो गया। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी है ई ऑफिस, प्रगति, जो वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। फिर है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E, जहां पर आईगोट कर्म योगी है जो आपके ब्यूरोक्रेसी के लिए आया है। अब बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी और बैक एंड इंटीग्रेशन कैसे है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक अप्रोच है, मतलब ध्यान किस पे है गवर्नेंस, सर्वर पे, नेटवर्क पे, डेटाबेस पे, रादर देन सिटीजन इंटरफेस। मतलब यूजर बेस्ड जो है डिजाइन होना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान सर्वर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस पर है। देन देयर इज निग्लेक्ट ऑफ ईज ऑफ एक्सेस फॉर एंड यूजर्स। कभी कभार ई गवर्नेंस में आप जो है डिजिटल लिटरेसी पर ध्यान दे नहीं रहे। डिजिटल लिटरेसी में लोगों को नॉर्मल चीजें चलानी नहीं आती है, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ई गवर्नेंस ऐप जहां पर उनको कोई प्रॉब्लम है वो सरकार की किसी वेबसाइट पे जाके, ऐप पे जाके ये बोल पाए कि देखो ये हमें प्रॉब्लम है और रिपोर्ट कर पाए। तो कभी कभार ये एक्सेसिबिलिटी का ईज नहीं है, बहुत सारी जगह कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कि GSTN वाली कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, MC A21 पोर्टल्स। देन देयर इज एक्सक्लूजन एरर, बहुत जगह आधार ऑथेंटिकेशन फेलियर्स हैं जिसकी वजह से उनको बेनिफिट ही नहीं मिल पाता है ना, कोई एक्सक्लूजन एरर हो जाता है। जैसे झारखंड के PDS में 10 से 15% का एक्सक्लूजन है। देन देयर इज टेक्नोलॉजी आउटपेसिंग कैपेसिटी, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी भगा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एनालिटिक्स, इसकी वजह से डिजिटल लिटरेसी जो हमारे देश की है वो उतनी ज्यादा सेम स्पीड पर, सेम पेस पर नहीं जा पा रही। देन देयर इज लैक ऑफ यूजर सेंट्रिक डिजाइन। अब हमने फर्स्ट पार्ट समझा दिया, दूसरा पार्ट देखो कैसे यूजर सेंट्रिक डिजाइन का लैक है। सबसे पहले लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी बैरियर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब भी आप जितने भी पोर्टल्स देख रहे हो, जितना भी कुछ भी सरकार का ऐप देख रहे हो, मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में है। इंग्लिश से ज्यादा आगे बहुत कम में हिंदी पे बढ़ जाते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस तक आप अभी भी नहीं पहुंचे हैं, तो आप तो लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी का बैरियर है। द कॉम्प्लेक्स इंटरफेस है, मल्टीपल लॉगिन्स, OTPs, वेरिफिकेशन स्टेप्स, ये सब कुछ आपको खुद को भी पता है। आप UPSC का फॉर्म भरते हो, आपको खुद भी पता है कि कितना ज्यादा क्रिटिकल फॉर्म है, मल्टीपल वेरिफिकेशन स्टेप्स है। आधे लोगों का तो ये भी प्रॉब्लम देखा गया कि तो उन्होंने पूरा फर्स्ट स्टेप पूरा कर दिया, सेकंड स्टेप पे उन्होंने देखा ही नहीं, तो ये वाली चीज। तीसरा है डिजिटल डिवाइड, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ओनली 43% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स हैव इंटरनेट। देन देयर इज लैक ऑफ फीडबैक लूप और ग्रीवेंस रिड्रेसल, बात सुनने के लिए कोई नहीं है।
वे फॉरवर्ड क्या है इसका? वे फॉरवर्ड ये है कि आपको डिजाइन थिंकिंग जो है अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आपको, अगर आप कोई भी नया पोर्टल लेके आ रहे हैं, कोई भी नया ऐप, वेबसाइट, कुछ भी सिटीजनरी के लिए लेके आ रहे हैं, उन एफिशिएंसी के लिए मदद करना चाहते हैं, गवर्नेंस बेटर करना चाहते हैं, तो सिटीजन यूजेबिलिटी टेस्ट करें। जैसे आप पायलट मोड पे पहले एक पोर्टल या फिर ऐप लेके आए, वहां पर देखें कि क्या सिटीजन उसको इजीली चला पा रहा है, उसको सिटीजन सही से उसको यूज कर पा रहा है अपने बेनिफिट के लिए। नहीं कर पा रहा तो आप उसको ईजी करें, और अगर कर पा रहे देन इट इज फाइन। तो ये सिटीजन यूजेबिलिटी टेस्टिंग करनी बड़ी जरूरी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना बड़ा जरूरी है। इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाएं, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएं, लोकल लैंग्वेजेस इंटरफेस, भाषणी यूज करके प्लीज रीजनल लैंग्वेजेस में, इंग्लिश तक सीमित ना रखें, और सोशल ऑडिट। देयरफॉर सक्सेसफुल ई गवर्नेंस क्या रिक्वायर करता है कि आप टेक्नोलॉजिकल रोबस्टर्स को यूजर सेंटर्ड डिजाइन प्रिंसिपल्स के साथ बैलेंस आउट करें। अगर आप टेक्नोलॉजी इंटरफेस भी, टेक्नोलॉजिकल रोबस्टनेस भी याद रखेंगे और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस भी बनाएंगे, तब जाके ई गवर्नेंस का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑन ई गवर्नेंस, 2024 से ये सवाल है। ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, इट इज मच अबाउट मल्टीफेरियस इंटरैक्शंस फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएट द रोल ऑफ इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। ये बोल रहा है ई गवर्नेंस कोई ऐसा नहीं है कि रोजमर्रा में बस आप डिजिटल टेक्नोलॉजी डिलीवरी प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर कर रहा है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल को इवैल्यूएट करना है। यूजुअली वर्ल्ड बैंक ने जो डेफिनेशन दी थी ई गवर्नेंस की, मैंने वही सेम रिपीट की हुई है कि आईसीटी यूज करती है गवर्नमेंट एजेंसीज और बेटर करती है, ट्रांसफॉर्म करती है अपना रिलेशन सिटीजनरी, बिजनेस और अपने बाकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ। अब ई गवर्नेंस इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस देखो कैसे है। अश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे ऑनलाइन आप आरटीआई फाइल करके पूछ सकते हैं ये पैसा एडवर्टीजमेंट में कहाँ लगा, सरकार ने ये वाला पैसा जो मैंने दिया था वो कहाँ यूज हुआ। ऑल्दो पीएम केयर फंड आरटीआई के बाहर है, इस चक्कर में बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। देन देयर इज एम्पावरिंग पीपल थ्रू इंफॉर्मेशन, आप लोगों को एम्पावर कर सकते हो थ्रू इंफॉर्मेशन, जैसे कि सोशल मीडिया यूज करके प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, तो ये भी सर्विस डिलीवरी प्रोसेस है। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पहले मिडलमैन का, करप्शन का कितना इशू था, गोस्ट बेनिफिशरीज, ऊपर से सरकार पैसा अलोकेट करी जा रही है फंड स्कीम में, जिसको पहुंचना चाहिए उसको पैसा ही नहीं पहुंचा। फिर सरकार क्या लेके आई, जैम ट्रिनिटी है ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना में आपने जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है लगाया। अब क्या है, ऊपर से पैसा एलोकेट होता है, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर हो जाता है, तो रेड टेपिज्म और करप्शन वगैरह इंप्रूव हुआ। देन देयर इज इंप्रूव्ड इंटरफेस विद बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा, वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेटर होता है। आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन टैक्सेस फाइल कर सकते हो, ये सब। अब इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल को इन्होंने बोला था कि आप इवैल्यूएट करो। देखो इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल क्या होता है, इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल होता है टू वे डिजिटल इंटरैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजंस। जब टू वे इंटरैक्शन होती है सरकार के बीच में और सिटीजंस के बीच में, बिजनेसेस और स्टेक होल्डर्स के बीच में, ये एम्फसाइज करता है क्या कि जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, वो सही से सरकार की बनी हुई पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स का फीडबैक दे रही है कि इसमें ये कमी है, हमें ये हमें फायदा नहीं हुआ, ये हमें नुकसान हुआ। अपने ग्रीवियंसेस रिड्रेसल सही होना चाहिए, वो अपने ग्रीवियंसेस रिपोर्ट कर पा रही है दैट वी हैव दिस प्रॉब्लम। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट क्या है ये इसके आपको याद रखना है। ये कंपोनेंट इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल के क्या है, दो कंपोनेंट है। पहला है G2C और फिर C2G, वो टू वे है ना, टू वे इंटरैक्शन है। तो पहला इंटरैक्शन है गवर्नमेंट से सिटीजन इंटरफेस का, डिजी लॉकर, उमंग हो गया, मोबाइल सेवा हो गया। दूसरा है जब सिटीजन अपना फीडबैक सरकार को देता है, इसके लिए सिटीजन चार्टर है, CP ग्राम्स, दैट इज सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है ही है। और कुछ पब्लिक को मिले या ना मिले, सिटीजन को कुछ मिले या ना मिले, गवर्नमेंट को फीडबैक देने के लिए सोशल मीडिया आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पर ओपनली सरकार को क्रिटिसाइज करा जाता है, फीडबैक भी दिया जाता है, सब कुछ बोला जाता है। बस प्रॉब्लम वहां पे ये आ जाती है कि कभी कभार आप ये नहीं कर पाते हैं कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के चक्कर में कहीं ट्रोलिंग पे तो नहीं पहुंच गए हैं। आपको अपना ओपिनियन रखना है, अपने ग्रीवियंसेस रखने हैं, अपना फीडबैक देना है, बट ट्रोलिंग में नहीं पड़ना। बस ये वाली चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब अगर हम बात करें कि कहां पर ये जो सर्विस मॉडल है
इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल, इसकी सक्सेस स्टोरीज का है। सबसे पहले है mygovernment.in, जहां पर आइडियाज शेयर कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं सिटीजन। देन देयर इज ई सेवा सेंटर्स आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे सिंगल विंडो सर्विस डिलीवरी है। देन देयर इज खजाना प्रोजेक्ट कर्नाटका में, जहां पर आप ट्रेजरी ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। देन देयर इज लोकवाणी इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश में, जहां पर आप रूरल कनेक्टिविटी इनहैंस कर रहे हैं। अब इश्यूज क्या है इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल के साथ? वही सबसे पहले तो डिजिटल डिवाइड, रूरल इंडियंस के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, आधार को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ऑब्वियसली इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल है, टेक्नोलॉजी है, तो साइबर सिक्योरिटी का भी रिस्क। 2020 में ये बोला गया था कि गवर्नमेंट सिस्टम्स पे 37% से साइबर अटैक्स इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से जो सिटीजन सेंसिटिव डेटा है वो बाहर जाने का पूरा पूरा थ्रेट है। देन देयर इज ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस। 2021 का नीति आयोग का सर्वे बोलता है 40% गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनको डिजिटल लिटरेसी ही नहीं। अब ये चीज सरकार को देखनी पड़ेगी। आप पेपर ले रहे हैं यूपीएससी का, आप स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स ले रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा या तो आइदर डू दिस इन एग्जाम ही ओनली, कि एग्जाम के पैटर्न में ही जब आप एग्जाम ले रहे हैं तभी इंश्योर कर लें डिजिटल लिटरेसी, या फिर ट्रेनिंग के टाइम पीरियड पे इंश्योर करें एवरी पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक सर्वेंट उसके पास एडुकेट डिजिटल लिटरेसी हो। आगे आने वाला टाइम ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको अगर वही नहीं आता तो ई गवर्नेंस आप भूल जाइए। और आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रिसोर्स इंटेंसिव। सिर्फ 20% इंडियन स्टेट्स के पास उतने फंड्स हैं कि वो एक अच्छा ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, तो पैसा भी अच्छा खासा आपको एलोकेट करना पड़ेगा। आई वुड से एक्सपर्ट्स भी चाहिए, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स भी चाहिए, उसकी भी पक्का कमी मिलेगी आपको। देयरफॉर ई गवर्नेंस इज इंक्लूसिव ऑफ ई डेमोक्रेसी, ई गवर्नमेंट, ई बिजनेस। ठीक है, तो ई गवर्नेंस अकेला नहीं है, इसके अंदर ई गवर्नमेंट भी आती है, ई डेमोक्रेसी भी आती है, जहाँ पे सिटीजन फीडबैक देते हैं, ग्रीवेंसेस बताते हैं, ई बिजनेस भी आता है। ठीक है, देन अब 2024 का ये सवाल देखो, सिटीजन चार्टर पे ये सवाल है। द सिटीजन चार्टर हैज बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव इन इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, but it is yet to reach its full potential. Identify the factors hindering the full realization of its promise and suggest measures to overcome them. यहाँ पे बोल रहा है सिटीजन चार्टर जो है एक लैंडमार्क इनिशिएटिव रहा है, जिसकी वजह से आज हम बोलते हैं कि हमारी देश की एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सेंट्रिक है, लेकिन फिर भी वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाया। हमें बताना है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिटीजन चार्टर का पूरा फुल बेनिफिट का रियलाइजेशन नहीं हो पाया, और हमें कुछ मेजर्स भी बताने हैं कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एज पर सेकंड ARC, सिटीजन चार्टर क्या है? एक पब्लिक स्टेटमेंट है जो डिफाइन करता है इंटाइटलमेंट्स ऑफ सिटीजंस टू अ स्पेसिफिक सर्विस, जो अधिकार दिखाता है सिटीजंस का एक स्पेसिफिक सर्विस पे, और ये भी बताता है कि एक जो सिटीजन है उसको कैसी स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। ऐसा नहीं है कि आप सर्विस डिलीवरी और टाइमली सर्विस डिलीवरी की बात करें, आप क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी की भी बात कर रहे हैं। आप ये भी बोलते हैं कि कौन सी कंडीशंस यूजर्स को मीट करने हैं, कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है अगर वो स्टैंडर्ड्स पे सही से कंप्लायंस नहीं हुआ। जैसे पहले बड़ा देखा जाता था, कोई इंसान रोते पिटते इतने सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लेके सरकारी दफ्तर पहुंचा कि आज मेरा काम हो जाएगा, लंच टाइम हो रहा है या फिर 1 बज रहा है या फिर अभी 15-20 मिनट पड़े जब उसका काम हो सकता है, वहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठा है, लंच का टाइम हो गया, बंद करके चला गया, अगले दिन तक ट्रांसफर कर दिया। तब ये ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई थी, तब जाके ये सिटीजन चार्टर आया था। अब सिटीजन चार्टर की इंपॉर्टेंस क्या है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन देने में? सिटीजन चार्टर के अंदर रूल्स, प्रोसीजर, गाइडलाइन लिखी हुई है जो सर्विस डिलीवरी के टाइम पर ध्यान रखनी है, जिससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। एग्जाम्पल राजस्थान गवर्नमेंट का सूचना पोर्टल है। फिर उसके बाद सिटीजन चार्टर में इंफॉर्मेशन होती है कि आपको अगर ग्रीवेंस है, कोई प्रॉब्लम है, आप कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आप इस प्रॉब्लम पे फंसे हो तो आपके पास कौन कौन से रेमेडियल मेजर्स अवेलेबल हैं, जिससे एक इंसान की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय होती है। एग्जाम्पल फीडबैक इवैल्यूएशन। साथ ही साथ सिटीजन चार्टर में चॉइसेस भी दी होती हैं कि ये वाली सर्विसेज में आपके पास ये वाली चॉइस है। फॉर एग्जांपल एलपीजी कनेक्शन आपको पाइपलाइन वाला चाहिए या सिलेंडर वाला चाहिए, तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अब हिंडरिंग फैक्टर क्या है? वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। वही आपकी टेंडेंसी क्या है? एक यूनिफॉर्म सिटीजन चार्टर बना दिया, एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स में लगा दिया, जिसकी वजह से लोकल इश्यूज फिर भी आपके वही नहीं, आपने उसको ओवरलुक कर दिया। फिर साइलॉस ऑपरेशंस तो है ही है, जहां पर आप
कंसल्टेटिव प्रोसेस में नहीं घुसते हैं और एक पूरा कटिंग एज स्टाफ है अलग से ही बस वो इंप्लीमेंट कर देता है। तो आपने सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन ही नहीं रख रखी। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, सिटीजन चार्टर याद रखना लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसकी कोई लीगल बैकिंग ही नहीं है, जिसकी वजह से नाम की अकाउंटेबिलिटी है। लीगल बैकिंग देंगे तभी जवाबदेही जो है वो पूरे तरीके से सख्त हो पाएगी। फोर्थ है नॉन डायनामिक। सिटीजन चार्टर रेयरली अपडेट किया जाता है, एक वन टाइम एक्सरसाइज करिए और आपने उसको पिछले पास्ट में ही फ्रोज कर दिया है, आप उसे अपडेट ही नहीं करते हैं आजकल के नए गवर्नेंस के तरीकों के हिसाब से। लैक ऑफ स्टेक होल्डर अप्रोच, वही जिसके लिए सिटीजन चार्टर बना है, एंड यूजर्स के लिए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, आपने वही उनको कंसल्ट ही नहीं करा जब आपने बनाया। पुअर डिजाइन, आपने सिटीजन चार्टर में इतने वेग प्रोमिसेस, आउटडेटेड सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स रख रखे हैं कि आपको लगता है इसका फायदा ही क्या है। और फिर उसके बाद मेजरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ डिलीवरी आर रेयरली डिफाइंड। अगर आप बोल रहे हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी पे ध्यान देना है, स्टैंडर्ड पे ध्यान देना है, तो उसका कोई क्वांटिफाइबल मेजर भी तो होना चाहिए, तो उसको भी डिफाइन कीजिए कि उसकी मेजरमेंट क्या है स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी की। मेजर्स कर क्या सकते हैं हम इसे ठीक करने के लिए? सबसे पहले है कस्टमाइज चार्टर। आपने वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच कर रखी है, आप सिटीजन चार्टर को स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और लोकल लैंग्वेज के हिसाब से टेलर मेड कर दें। रेगुलरली इवैल्यूएट करें, और इवैल्यूएशन या फिर ऑडिट किससे कराएंगे? इंडिपेंडेंट एजेंसी से, ताकि उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इंपैक्टफुलनेस मेंटेन रहे। क्लियर कमिटमेंट्स रखें, वेग प्रोमिसेस, आउटडेटेड डिलीवरी स्टैंडर्ड्स ना करें, क्लियरली कमिट करें कि हम आपको ये देने वाले हैं, आउटलाइन कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर, और अगर हम नहीं कर पा रहे तो कॉम्पनसेशन ये मिलेगी। चाहे तो मध्य प्रदेश और कर्नाटका की तरह सिटीजन सर्विसेज डिलीवरी गारंटी एक्ट भी आप इनैक्ट कर सकते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो गवर्नेंस में आप पढ़ते हैं, दैट इज सेवोत्तम मॉडल, कमिंग फ्रॉम द टू वर्ड्स सेवा एंड उत्तम। सेवा इज व्हाट सर्विस, एंड उत्तम इज जो सबसे पीक, सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, एक्सीलेंट सर्विस होती है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आप सर्विसेज डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उन सर्विसेज का स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर आप उन सर्विसेज को डिलीवर कर सकें उसके लिए अच्छी खासी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करेंगे, फिर उसके बाद आप सर्विसेज परफॉर्म करेंगे। जब सर्विसेज परफॉर्म हो जाएंगे, आप कॉन्टिन्यूसली उन्हें मॉनिटर और इवैल्यूएट करेंगे परफॉर्मेंस को, और फिर उसके बाद जो भी आपको बेटर करना है उसे इंप्लीमेंट करेंगे। दैट इज सेवोत्तम मॉडल। देयरफॉर लीगल रिफॉर्म्स चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन चाहिए और कल्चरल चेंज चाहिए। ये तीनों चीजें चाहिए अगर आपको सिटीजन चार्टर को इफेक्टिव टूल ऑफ गवर्नेंस बनाना है। ठीक है, गवर्नेंस ना, आई वुड से गवर्नेंस इज ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक। मतलब मैं एक चीज बताऊं, गवर्नेंस सबसे बेस्ट थीम या बेस्ट सब्जेक्ट है जब आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो, क्योंकि करना आपको यही है। अगर आप अभी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि क्या कमी है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आपको सोचने की जरूरत है जब भी आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं। नेक्स्ट देखो, 2023 का ये सवाल देखो, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच, डू यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है सरकार जो डेवलपमेंट करती है और जो वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है वो खुद ही डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच है। क्यों? क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स किसी पर्टिकुलर वल्नरेबल सेक्शन के लिए ही आती है ज्यादातर, येस और नो, है ना, या तो फीमेल के लिए, बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए थोड़ा कंपैरेटिवली कम आती है, एल्डरली के लिए, एससी एसटी के लिए। तो वो कह रहे हैं ये तो खुद ही डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच में। क्या आप ये मानते हैं? इसको जस्टिफाई करना है। देखो, बी.आर. अम्बेडकर ने बोला था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस सोशल डेमोक्रेसी। कह रहे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो आज आप बोलते हैं ना, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, वो तब तक जिंदा नहीं बचेगी जब तक उसके बेस पे सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। और सोशल डेमोक्रेसी लाने के लिए आप क्या करते हैं? डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम। सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इन एजुकेशन एंड हेल्थ। व्हाट डज इट मीन? मतलब इक्वल बेनिफिट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इनकम, हेल्थ, एवरीथिंग। और क्या हम सब बराबर हैं? नो। उस बराबरी का दर्जा देने के लिए ही सरकार रिजर्वेशन लेके आती है, सरकार वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, सरकार एफर्मेटिव एक्शन लेके आती है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर रखेंगे ना, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज में। तो डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स पिविटल रोल हैं जब आप ये करना चाह रहे हैं सोशल डेमोक्रेसी। अब वेलफेयर स्कीम्स डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हैं? क्यों? क्योंकि टारगेटेड बेनिफिशरीज, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही वेलफेयर स्कीम लेके आते हैं। जैसे जो स्टैंड अप इंडिया है वो सिर्फ एससी एसटी को ही लोन दे रहा था। रिसोर्स एलोकेशन बाय, ज्यादा पैसा जो ऊपर से एलोकेट होता है वो भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को होता है। जैसे आपने सुना होगा, जो आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी फंडिंग आप देखते हैं हिमालयन स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पे स्पेशल कंपोनेंट प्लान है जो बजटरी परसेंटेज फिक्स कर रखा है जिसके अंदर। फिर पॉलिटिकल और रीजनल
रीजनल डिस्पैरिटी है, मैं वही बोल रही थी आपको, 90% सेंटर की जो फंडिंग है वो नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को जाती है। फिर बायस और परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन है, नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी को ये लगता है कि आपने जो उनको रिजर्वेशन दे रखी है, आप उनको रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, आप वेलफेयर स्कीम भी दे रहे हैं, आप दुनिया भर के बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेरिटोक्रेसी डाइल्यूट हो रही है ना। यूपीएससी में भी ये बहुत ज्यादा, या फिर जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पे ये कंट्रोवर्सी की बात बनती है कि अगर मैं एज अ जनरल 80, 90 या 95 पे अगर मैं कट ऑफ निकाल रहा हूँ, दूसरा बंदा 70 पे निकाल रहा है, तो आप जो नॉन ये रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं बोलती हैं कि भाई मेरिट हर्ट हो रही है, क्योंकि सामने वाला तो मेरे बराबर नहीं है, मैंने ज्यादा नंबर लेके कट ऑफ क्लियर की है। तो ये चीज बड़ी उठती है। एग्जाम्पल वही रिजर्वेशन पॉलिसी। अब कैसे वेलफेयर स्कीम्स करेक्टिव है, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, दोनों एंगल समझाने हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया हुआ है फॉर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का पूरा मैंडेट है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 46 विच इज अ डीपीएसपी, ये एम्पावर करता है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस, अफर्मेटिव एक्शंस ले सकती है। किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो सोशली पीछे हैं, जिनके साथ हिस्टोरिकली गलत हुआ है, और एजुकेशनली बैकवर्ड है। साथ ही साथ ब्रिज करता है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज और करेक्ट करता है हिस्टोरिकल इनजस्टिस। ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ पर वर्ण सिस्टम का आ गया था, वर्ण सिस्टम की वजह से ये दलित्स के साथ बड़ा गलत हुआ। एससी एसटी को भी बोलते हैं हिस्टोरिकली, कभी टेंपल एंट्री नहीं करने दी, कभी बराबरी का काम नहीं करने दिया, ऊपर से कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर थी। तो इस चक्कर में हिस्टोरिकल इनजस्टिस को हटाया जाता है। एग्जाम्पल 106 अमेंडमेंट एक्ट। देन देयर इज इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर करती है। जितने भी प्रोग्राम स्कीम सरकार लेके आती है, आयुष्मान भारत हो गया, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण स्कीम हो गई, ये कोशिश करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ ना रहे, डेवलपमेंट बने, और डेवलपमेंट भी कैसे? इंक्लूसिव, जहां पे सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को उसका फायदा पहुंचे। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, फिर आप वही कोशिश करते हैं ना कि रिसोर्सेज उन्हीं को एलोकेट हो जिनके पास, जिनको जरूरत है, दोज इन नीड, आप उन्हीं को प्रायोरिटाइज करेंगे ना। जिनके पास सब कुछ है, जो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में भेज सकते हैं, ग्लूटेन फ्री खाना खिला सकते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में लेके जा सकते हैं, आप उनके लिए तो पीएम पोषण नहीं चलाएंगे ना। या फिर जो जिन फीमेल्स को डिलीवरी के लिए आप बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं, हु कैन अफोर्ड सी सेक्शन ऑल्सो, आप उनके लिए पीएम मातृ वंदना नहीं चलाएंगे ना, कि आप उनको बताएं कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी उन्हीं के लिए करेंगे जिनको जरूरत है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने का यही तरीका है कि जिनको जरूरत है उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। इंपैक्ट मैक्सिमाइजेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, और फिर डीपीएसपी फुलफिल किए गए हैं। देन देयर इज प्रैक्टिकल नेसेसिटी इन डाइवर्स एंड अनइक्वल सोसाइटी। वही है भाई, क्या करें, प्रैक्टिकली जरूरत ही इन्हीं को है। हमारे यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, सोसाइटी ऊपर से इतनी अनइक्वल है कि प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। एग्जांपल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम यूज करता है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। देयरफॉर वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल मे अपीयर डिस्क्रिमिनेटरी इन फॉर्म बट आर अफर्मेटिव इन पर्पस। कह रहे वेलफेयर स्कीम जब हम उसको ऊपर से देखते हैं ऑन द फेस, बिल्कुल हमें डिस्क्रिमिनेटरी लगती है कि भाई एक ही सेक्शन को आप सदियों से, सालों से रिजर्वेशन पॉलिसी, फिर उसके बाद पेपर में फायदे, फिर उसके बाद वेलफेयर स्कीम, हर चीज में फायदा दिए जा रहे हैं, तो आपको लगता है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन उसका पर्पस क्या है? अफर्मेटिव। पर्पस क्या है? उन लोगों को आप जनरल लोगों के बराबर लाके खड़ा करना, क्योंकि हिस्टोरिकली उनके साथ इतना गलत हुआ है, इतना गलत हुआ है कि वो अभी तक उतना पीछे हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बेसिक सी चीज, अभी देखो, अभी रिजर्वेशन पे फिर से बवाल हो रहा है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बीच में बात रिजर्वेशन की भी चल पड़ी है ना, अभी दोबारा से प्रॉब्लम हो रही है रिजर्वेशन को लेके। जो लोग ये बोलते हैं जब व्हेन यू से मेरिट हर्ट हो रही है, बिल्कुल सही बात है, योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड व्हेन यू से मेरिट इज बीइंग हर्ट, ठीक है, क्योंकि आप कट ऑफ्स में इतना डिफरेंस देखते हैं, तो जनरल कैटेगरी भी टू सम एक्सटेंट सही है। बट आपको एक चीज समझनी है, खाली रिजर्वेशन जो है ना अभी भी मसला हल नहीं कर पा रही। वाई? जब आपके घर में कोई काम वाली काम करती है, कोई मेड काम करती है, जिस दिन आप उनके बर्तन अलग रख देते हैं किचन के अंदर, उस दिन आप ये सोच लीजिए सरकार जितना वेलफेयर स्कीम, जितना अफर्मेटिव एक्शन कर ले, ये मेंटालिटी जब तक नहीं बदलेगी ये ऐसा ही रहेगा। आप अगर चाहते हैं कि ये बराबरी पर आ जाए और सरकार इनको जो डिस्क्रिमिनेटरी आपको लग रहा है वो बंद कर दे, तो आप यहां से बदलिए। आप ये मत समझिए कि जो आपके घर पे कचरा उठा रहा है या फिर जो आपके घर पे काम कर रहा है, आप उनके बर्तन, जिस दिन आप उन बर्तनों को धो के खुद भी खाना खा पाएंगे, उस दिन सोच लीजिएगा बराबरी मिल गई। तब तक बराबरी नहीं मिली है, इसीलिए ये चीज सरकार करती है, क्योंकि हमें ज्यादातर क्या लगता है, एक इंसान को पढ़ा लिखा दिया, सोशली उसको बराबर कर दिया, हो गया वो बराबर, इसीलिए सोशली एंड
एजुकेशनली बैकवर्ड है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशनली फॉरवर्ड कर रहे हैं, सोशली अभी तक वही पिछड़ी वाली सोच है। तो ये वाली चीज थोड़ी सी समझनी है आपको, ये सोसाइटी का थोड़ा पर्सपेक्टिव है। बट आर अफर्मेटिव इन पर्पस टू रियलाइज द विजन ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ पे सबका है, ये ऐसा नहीं बोला है कि हिंदू निकल रहे हैं या फिर मेल्स आगे निकल रहे हैं या फिर जनरल कैटेगरी, नहीं। जब आप बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो करना ही है ये चीज। इस वजह से ये पूरी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लाई जाती हैं, ठीक है। आई थिंक ये थे आपके आज के सवाल। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। गवर्नेंस का एक और लेक्चर आएगा जहाँ पे गवर्नेंस के बाकी सारे क्वेश्चन से डील किया जाएगा। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत ध्यान से देखें, लर्न फ्रॉम देम हाउ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी देयर, ऑल्सो डेवलप एन एनालिटिकल माइंडसेट whenever you go to a government department for your work, understand what is the problem there, what is the problem जहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं, या फिर ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है, गुड गवर्नेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।